हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश सर और आप हैं मेरे चैनल पे इजी फिज़िक्स। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका। आज है 11 का पहला लेक्चर। आप सब 11 में आ चुके हैं। 10th का एग्ज़ाम हो गया है ख़त्म। आप सब ने बहुत सारी पढ़ाई की होगी उसमें यकीनन। और आपके मम्मी पापा ने आपसे ये भी कहा होगा कि बच्चा ये साल पढ़ लो मन लगा के, और अगले साल से तो मस्ती ही मस्ती है, जो कि सरासर झूठ है, क्योंकि आपको इस साल भी उतनी ही पढ़ाई करनी पड़ेगी जितनी कि आपने अब तक की है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 11 का पहला लेक्चर। आज का टॉपिक है हमारा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जब कोई पार्टिकल या जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लीनियर मोशन पे चलता है तो जितने सारे टर्म्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें। फिर हम पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों का आपस में क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है, क्या इक्वेशन है। फिर हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। फिर हम ग्राफ भी देखेंगे। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, क्योंकि ग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स, क्योंकि आप अगर न्यूमेरिकल नहीं करेंगे इस चैप्टर में तो इक्वेशन को समझ नहीं पाएंगे। और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बेसिकली अप्लाइड चैप्टर है। मतलब इस चैप्टर में आपको एप्लीकेशन ज़्यादा करना होगा, थ्योरी ज़्यादा नहीं है। थोड़ा बहुत इक्वेशंस है जिसको आपको डिराइव करना है। ठीक है, पहले आपको टर्म समझना होगा बहुत अच्छा से कि हर एक टर्म का क्या मतलब है। फिर इक्वेशन समझना होगा कि एक टर्म से दूसरे टर्म का क्या रिलेशन है, क्या इक्वेशन है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट होगा रेफरेंस फ्रेम। हम पहले जानेंगे रेफरेंस फ्रेम के बारे में। क्या होता है रेफरेंस फ्रेम? मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है जो आपके घर में आना चाहता है, और आपको उसको फ़ोन पे आपका घर का एड्रेस बताना है। तो आप कैसे बताएंगे? आप क्या करेंगे, पहले आप एक एरिया के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे? पहले एक एरिया बताएंगे, फिर आप एक लैंडमार्क बताएंगे, फिर आप बताएंगे डायरेक्शन, फिर आप बताएंगे डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस। ये सारी चीज़ें बता के आप क्या कर पाएंगे, आप अपना घर का लोकेशन आप अपने दोस्त को बता पाएंगे। आप पहले क्या बताएंगे, एक एरिया के बारे में बताएंगे कि मेरा घर इस एरिया में है। आप क्या बताएंगे उसके बाद क्या बताएंगे, लैंडमार्क बताएंगे कि यहाँ पे एक मंदिर है या फिर कोई दुकान है या फिर कुछ है। फिर आप क्या बताएंगे, उस लैंडमार्क से आप डायरेक्शन बताएंगे कि उस लैंडमार्क से आपको इस तरफ जाना है या उस तरफ जाना है। तो ऐसे करके आप अपना घर का एड्रेस अपने दोस्त को बता पाएंगे। किसी भी जगह का एड्रेस हो हम ऐसे ही बताते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन लोकेट करना हो तो हम किसी चीज़ के रेफरेंस से करते हैं, थ्रू रेफरिंग टू दीज थिंग्स, दीज 3 पॉइंट्स। अगर आपको इन 3 चीज़ों के बगैर आपको अगर किसी जगह का लोकेशन लोकेट करना है तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आप डेजर्ट में है, रेगिस्तान में है। अगर आपको आपका पोजीशन आपको बताना हो किसी को, तो आप कैसे बताएंगे? सोचिए, रेगिस्तान में क्या होता है, चारों तरफ रेत ही रेत होते हैं और हर जगह एक जैसा लगता है। अगर हर जगह एक जैसा लगे तो आप किसी एक जगह को अलग से स्पॉट नहीं कर पाएंगे, डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे कि पोजीशन कहाँ पे है, पॉइंट कहाँ पे है, क्योंकि हर जगह एक जैसा है। अगर आपको किसी जगह के बारे में बताना है तो पहले आप क्या ढूंढेंगे, आसपास कोई बड़ा सा पहाड़, बड़ा या छोटा पहाड़, टीला हो, कोई जगह हो जो पहचाना जा सके। वहाँ से आप रेफरेंस लेके फिर बताएंगे इस जगह से इस डायरेक्शन में इतना दूरी पे है। हाँ, तो पहली बात तो ये कि हमको एक जगह का हमेशा पहले
लोकेशन स्पॉट करना है, किसी पॉइंट का पोजीशन क्या है, अगर आप ये ना जाने तो आप डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो हमारा पहला पर्पस क्या है कि किसी भी पॉइंट को पहले हम क्या करें, लोकेट करें, पहले उसका पोजीशन फिक्स करें। तो पोजीशन जब हम फिक्स करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, रेफरेंस यूज़ करते हैं। without taking reference to without referring to a point, you cannot describe the position of a particular point, ठीक है। तो हाँ, आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या करते हैं, 2 डायमेंशनल प्लेन में जब हम किसी ऑब्जेक्ट का मोशन को डिस्क्राइब करते हैं तो पहले हमको चाहिए होता है एक रेफरेंस फ्रेम, क्योंकि रेफरेंस फ्रेम अगर ना हो तो आप पोजीशन को क्या नहीं कर पाएंगे, लोकेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम रेफरेंस फ्रेम कैसे बनाते हैं, हम एक एक्स एक्सिस लेते हैं, एक वाई एक्सिस लेते हैं, ये दो एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ये हो गया हमारा, आप मान के चल सकते हैं कि लैंडमार्क है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। अभी हम किसी भी पॉइंट, मान लीजिए P है, इस यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसका अगर लेंथ हो x और इसका लेंथ हो y तो इस पॉइंट का लोकेशन को क्या बोलेंगे, x, y, इसको x, y, इसको हम P पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट का लोकेशन को हम कैसे, पोजीशन को हम कैसे सिचुएट करेंगे, उसका एक कोऑर्डिनेट होगा। अगर मैं बताऊं कि P पॉइंट है x, y पे, तो आप बहुत आसानी से इस पॉइंट को क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले आपको एक्स एक्सिस बराबर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है x, फिर y एक्सिस बराबर पैरेलल टू y एक्सिस कितना ट्रैवल करना है y। तो अगर ये दो डिस्टेंस आप ट्रैवल करेंगे तो x पॉइंट का पोजीशन को आप जान पाएंगे। तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन को हम कैसे लोकेट करते हैं, कैसे जानते हैं, रेफरेंस फ्रेम यूज़ करके। तो इसको, ये जो पूरा सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, इसको टोटली हम मिला के क्या बोलते हैं, रेफरेंस फ्रेम। इससे क्या होता है, किसी भी पॉइंट का पोजीशन को हम जान पाते हैं। अगर एक पॉइंट का पोजीशन अगर आप जान पाएँ और यहाँ से मान लीजिए कि ये पॉइंट P से Q तक गया, Q है x डैस्ट, y डैस्ट, तो अभी आप क्या कर पाएंगे, दो अगर पोजीशन आपको पता हो तो आप दोनों के बीच डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर पाएंगे। डिस्टेंस का एक अलग से फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आपके पास, तो हम क्या जान पाएंगे, पी क्यू का डिस्टेंस, पी क्यू का वैल्यू कितना है, यानी P से Q तक जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ या कितना डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया। अगर ये रेफरेंस फ्रेम ना हो तो ये x, y भी अपनी जान पाएंगे, ये x डस्ट, y डस्ट भी अपनी जान पाएंगे, फिर PQ हम निकाल नहीं पाएंगे। तो रेफरेंस फ्रेम किस काम में आता है, हमको मेजरमेंट के काम में आता है। किसी भी पॉइंट का लोकेशन सिचुएट करने के मतलब करते हम रेफरेंस फ्रेम का हेल्प लेके, ठीक है। तो दिस इज रेफरेंस फ्रेम। आप नोट बनाते चलिएगा कि रेफरेंस फ्रेम क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल खुद दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट टर्म है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या है, एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये सारे, आप एक चीज़ याद रखिएगा, ये सारी मतलब एक टर्म्स है जिसका साइंस में एक मीनिंग होता है। आपको मीनिंग को उसी हिसाब से समझना है। यूँ तो प्रैक्टिकली हम अपने हिसाब से टर्म्स को यूज़ करते हैं, कभी डिस्टेंस बोलते हैं, कभी डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, पर जब हम फिजिक्स स्टडी करते हैं तो इन सारी चीज़ों का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। वो स्पेसिफिक मीनिंग आपको अभी समझना है, ठीक है। तो मान लीजिए वो एक पॉइंट P से ऐसे करके इधर गया, फिर ऐसे करके इधर गया, फिर ऐसे करके यहाँ आया, फिर ऐसे करके यहाँ आया, फिर ऐसे करके यहाँ आया।
ठीक है, सॉरी, इसको ब्लू कलर में बनाते हैं, दिखने में अच्छा लगेगा। देखिए बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ओके, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। एक आप मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, P से Q, फिर P से R S T U V, ये पाथ उसने ट्रैवल किया, ये था उसका पूरा जर्नी, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हम पूछ सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट P से Q तक गया उसने कितना पाथ ट्रैवल किया। ये एक सवाल आप पूछ सकते हैं कि कितना पाथ ट्रैवल किया उस ऑब्जेक्ट ने, या फिर किसी कोई पर्सन ने कितना पाथ ट्रैवल किया, ये एक सवाल हो सकता है। और एक सवाल हो सकता है कि उसका पोजीशन कितना बदला। ध्यान से सुनिएगा, एक सवाल ये हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट मतलब मूव किया, जर्नी जिसका था डिस्क्राइब हम कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट उसका ट्रैवल्ड पाथ कितना है, इसका एक आंसर आएगा अलग से। और अगर हम पूछें कि उसका पोजीशन कितना बदला, पोजीशन कितना बदला मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच जो स्ट्रेट लीनियर डिस्टेंस है वो कितना है, मतलब इफेक्टिवली उसका पोजीशन कितना बदला। ये दो अलग अलग क्वेश्चन किया जा सकता है। जब आप ऐसे पूछेंगे, जब आप ये सवाल करेंगे कि ऑब्जेक्ट का पाथ ट्रैवल्ड पाथ कितना है, तो आपको एक आंसर मिलेगा। एक एंगल से आप सोच रहे हैं, एक तरह से सोच रहे हैं। और अगर आप पूछें कि उसका पोजीशन कितना बदला है, पोजीशन कितना बदला है का क्या मतलब होता है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच स्ट्रेट लीनियर डिस्टेंस कितना है। तो ये दो तरह का सवाल, दो सेंस होता है करने का, दो आंसर आएगा। जब हम पूछेंगे उसका पाथ ट्रैवल्ड कितना है, तो हम उसको बोलेंगे डिस्टेंस। क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि उसका पोजीशन कितना बदला है, यानी P से Q के बीच पोजीशन जो बदला है, उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो स्ट्रेट लीनियर डिस्टेंस है वो कितना है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी वो पॉइंट डिस्प्लेस हुआ है। हम ऐसे बोलते हैं कि वो पॉइंट क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है। कितना, इतना, यानी उसका फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच एक इतना दूरी है, तब एक अलग सेंस बनता है। तब हम सिर्फ सोचते हैं कि पोजीशन कितना बदला है। अगर हम ये पूछे कि पाथ कितना ट्रैवल किया है, तो हम पोजीशन का बात नहीं करते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि उसका पोजीशन कितना बदला, सिर्फ ये सवाल होता है कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ ट्रैवल किया है। तो जब हम पाथ ट्रैवल के बारे में सोचते हैं तो हम बोलते हैं कि वो डिस्टेंस है। और जब हम जब हम बोलते हैं कि उसका पोजीशन कितना बदला है, तब हम उस क्वांटिटी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और एक एग्जांपल देते हैं, चलिए। एक ऑब्जेक्ट ने ऐसे करके यहाँ तक आया है P से Q, तो उसका पाथ होगा ये, सोचिए ऐसे करके घूम फिर के बहुत सारा ट्रैवल करके आया है, उसने घूमा है इधर उधर, ठीक है, फिर आया है, ठीक है। तो ये होगा उसका ट्रैवल्ड पाथ यानी डिस्टेंस, और ये होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। ये होगा डिस्टेंस और ये होगा डिस्प्लेसमेंट। दो अलग अलग चीज़ें हैं, मीनिंग अलग अलग होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस क्लियर है। अभी एक बात देखिए, डिस्प्लेसमेंट जब हम सोचते हैं, डिस्टेंस जब हम सोचते हैं, तब हमारे दिमाग में कोई डायरेक्शन का सेंस बनता नहीं है। क्या मतलब होता है, जब हम बोलते हैं कि मेरे घर से मेरे दोस्त का घर का डिस्टेंस इतना है, तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि किस डायरेक्शन में है,
मेरा मतलब होता है कि सिर्फ पाथ कितना है मेरे घर से मेरे दोस्त का जो घर है। ऐसा हो सकता है कि स्ट्रेट लीनियर डिस्टेंस बहुत कम है पर घूम के जाना पड़ता है तो पाथ बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो जब हम बोलते हैं डिस्टेंस कितना है तो सिर्फ और सिर्फ हम पाथ को मीन करते हैं। तब क्या होता है हमारे दिमाग में कोई डायरेक्शन का सेंस नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ पाथ का मैग्नीट्यूड का सेंस आता है। फिर से रिपीट करते हैं, जब हम बोलते हैं कि डिस्टेंस कितना है तो हम सिर्फ और सिर्फ पाथ को सोचते हैं और डायरेक्शन का सेंस हमारे दिमाग में नहीं आता है। इसलिए हम बोलेंगे डिस्टेंस का सिर्फ क्या है, डिस्टेंस का क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है एंड नो डायरेक्शन। तो ये क्या बन गया भैया, ये बन गया स्केलर बन गया, ये बन गया हमारा स्केलर, क्योंकि हमको पता है कि जिसका डायरेक्शन नहीं होता है उसको हम बोलते हैं स्केलर और जिसका डायरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, पर मान लीजिए कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट का बात करें, डिस्प्लेसमेंट का बात करें का मतलब क्या हुआ, अगर हम ये सोचें कि एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यानी हम मीन कर रहे हैं कि उसका पोजीशन कितना बदला है, चेंज हुआ है। तो जब आप बोलेंगे कि किसी चीज़ का पोजीशन कब मतलब कितना चेंज हुआ है, तब आपको मतलब ये नहीं होता है कि कितना पाथ ट्रैवल किया है, उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच डिस्टेंस को आप मतलब हम लोग मीन करते हैं। तब हमारे दिमाग में एक डायरेक्शन का सेंस आता है कि मान लीजिए कि मैंने बताया कि मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ 100 मीटर, तो इसके साथ साथ मुझे ये भी मेंशन करना होगा कि किस डायरेक्शन पे हुआ, ईस्टवर्ड हुआ या नॉर्थवर्ड हुआ या साउथवर्ड हुआ। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं तो एक ऑटोमेटिकली एक क्या होता है कि डायरेक्शन का सेंस बन जाता है। ठीक है, ये होता है हमारा परसेप्शन का डिफरेंस, अब कैसे सोच रहे हैं एक चीज़ को। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं तो हमारा एक डायरेक्शन का सेंस बन जाता है। फिर से रिपीट करते हैं, मान लीजिए कि आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ 100 मीटर्स, इनिशियल पोजीशन पता है, तो अगर आप अपना डिस्प्लेसमेंट बोलें कि 100 मीटर है, तो आपका अगर पोजीशन लोकेट करना है तो उसके साथ साथ आपको ये भी बताना होगा कि किस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, नहीं तो वो आपका फाइनल पोजीशन लोकेट नहीं किया जा सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, मैग्नीट्यूड है उसका एक, और एक डायरेक्शन भी है। तो हम क्या लिखेंगे, इसका क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन है। तो ये क्या बन गया, आपका वेक्टर क्वांटिटी बन गया है कि नहीं। बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं, समझ में तो आएगा ना, आप लोग तो बड़े होशियार हो भैया, इतना जल्दी समझ गए। ठीक है, ऐसे ही समझते रहना, ठीक है, ओके। तो डिस्टेंस ओनली पाथ नो डायरेक्शन सेंस, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन कितना बदला है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच स्ट्रेट लीनियर डिस्टेंस कितना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है और किस डायरेक्शन में हुआ है, बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, ओके। तो आपको आई होप ये दो कॉन्सेप्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लेंगे, अगर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो आप स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले कॉन्सेप्ट को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, आप नोट बनाते चलिएगा। अब तो अच्छे बच्चे हो, बात भी सुनते हो, तो ये बात भी सुन लेना मेरा। अभी हम पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए स्पीड और वेलोसिटी क्या है। तो अभी हमने क्या बताया, दो टर्म, डिस्टेंस बताया आपको और हमने डिस्प्लेसमेंट भी बताया। ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, मान लीजिए, और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है,
P से Q तक एक आपने ट्रैवल किया इस पाथ से, ठीक है। डिस्टेंस है मान लीजिए 20 यूनिट्स, मान लीजिए, और डिस्प्लेसमेंट है मान लीजिए पी क्यू का 16 यूनिट्स, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो डिस्टेंस है एक ऑब्जेक्ट P से ये पाथ होते हुए ऐसे करके यहाँ तक गया। तो यहाँ पे दो चीज़ें बनती हैं, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे कि ये ऐसे करके गया, ठीक है, क्योंकि हर पाथ तो स्ट्रेट नहीं होता है ना, तो ऐसे करके गया। तो उसका डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, ये जो पाथ है 20 यूनिट्स है, और उसका डिस्प्लेसमेंट है P और Q के बीच 16 यूनिट। जाहिर सी बात है एक टाइम आपको लगेगा जाने में। मान लीजिए कि टाइम हमारा लगा, इसको हम बोलते हैं 4 सेकेंड्स मान लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करूं तो हमारा क्या सेंस आएगा कि उसने एक सेकेंड में, ऑब्जेक्ट ने या कोई पर्सन ने एक सेकेंड में कितना पाथ ट्रेवल किया है। इसको भी आप 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो हमको मालूम पड़ेगा कि एक सेकेंड में उसका ट्रैवल्ड पाथ क्या है, डिस्टेंस क्या है। एक सेकेंड में पर सेकेंड जो डिस्टेंस ट्रैवल करने का रेट होता है, डिस्टेंस ट्रैवल करने का रेट, उसको हम बोलते हैं स्पीड, ठीक है। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करें तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी, ठीक है। देखिए फिर से रिपीट करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसका दो क्वांटिटी बनता है नेचुरली। एक बनता है उसने कितना पाथ ट्रैवल किया है, यानी उसका डिस्टेंस ट्रैवल डिस्टेंस क्या है, और एक बनता है कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, यानी उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच स्ट्रेट लिनियर डिस्टेंस कितना है। अब जैसे कि एक टाइम तो लगता ही मोशन में, तो उस टाइम से अगर हम पाथ ट्रैवल को, डिस्टेंस को डिवाइड करें टाइम से तो हमको मिलेगा स्पीड मिल जाएगा, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करें तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, रेट ऑफ ट्रैवलिंग डिस्टेंस, और वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये है स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। फिर से रिपीट करते हैं, डिस्टेंस को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमको स्पीड मिलता है। स्पीड का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ने किस रेट से डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और वेलोसिटी का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट ने किस रेट से डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है, ठीक है। अभी देखिए, जैसे कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो टाइम भी स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी बन जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। ये बन जाएगा हमारा स्केलर, क्यों, क्योंकि जब हम स्पीड बोलेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट ने एक सेकेंड में कितना पाथ ट्रैवल किया है। ये सेंस हमारे दिमाग में नहीं आएगा कि किस दिशा में हुआ है। ये तब होगा जब हम वेलोसिटी के बारे में बताएंगे। ये होगा हमारा वेक्टर। क्यों होगा ये वेक्टर, क्योंकि जब भी हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना है पर सेकेंड, तो हम जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं तो एक डायरेक्शन के बारे में बताएंगे, तो हम बोलेंगे इस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी है इतना, यानी एक सेकेंड में उस डायरेक्शन में पोजीशन चेंज हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है इतना, ठीक है। तो स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आया आपको स्पीड और वेलोसिटी। सिर्फ आपको दिमाग में इतना रखना है कि एक होता है पाथ और एक होता है चेंज ऑफ पोजीशन। जब होता है पाथ तब होता है डिस्टेंस, और जब चेंज ऑफ पोजीशन होता है तब होता है डिस्प्लेसमेंट। पाथ में हम डायरेक्शन सोचते नहीं हैं,
तो इसलिए वो बन जाता है स्केलर। और जब हम डिस्प्लेसमेंट सोचते हैं यानी चेंज ऑफ पोजीशन सोचते हैं तो उसमें पाथ और डायरेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इसी से बनता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और उसी हिसाब से बनता है स्पीड एंड वेलोसिटी। जब हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमको स्पीड मिलता है, और जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमको वेलोसिटी मिलता है। तो यहाँ पे कितना मिलेगा हमारा 20 डिवाइडेड बाई 4, तो हमको मिलेगा 20 डिवाइडेड 4 हमको मिलेगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जब हम डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट है हमारा 16 यूनिट, तो हमको 16 से अगर हम डिवाइड करें 16 डिवाइडेड बाई 4 तो हमारा बनेगा 4 मीटर पर सेकेंड। दोनों का यूनिट देखिए सेम है, स्पीड का भी होता है मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी का भी होता है मीटर पर सेकेंड। सिर्फ हमारे सोच में अंतर है। जब हम स्पीड सोचते हैं सिर्फ और सिर्फ पाथ सोचते हैं, पर जब हम वेलोसिटी सोचते हैं तो हम डायरेक्शन भी सोचते हैं, इसलिए यही अंतर है। ठीक है, सिर्फ ये जब आप करिएगा तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है बस। अगर आप याद नहीं रख सकेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे, एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, स्केलर वेक्टर ये भी याद रखना है आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या है एक्सेलरेशन। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। अच्छे बच्चे कभी ज़िद नहीं करते, नहीं बोलना मत, कर लेना। ठीक है, ओके चलिए अभी हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। क्या है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन कैसे, कौन है आप भाई साहब? एक्सेलरेशन अभी देखते हैं कौन है आप। जितना भी छुपने का कोशिश करो आप छुप नहीं पाओगे। ठीक है, हाँ, एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन वर्ड आप सभी ने सुना होगा, बहुत कॉमनली यूज टर्म है। जैसे कि स्कूटी का एक्सेलरेटर होता है और बाइक का एक्सेलरेटर होता है। जब हम उसको घुमाते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, क्या होता है? स्पीड बढ़ता है। तो एक्सेलरेशन यानी स्पीड का बढ़ना। जनरली इसको बोलता है चेंज इन स्पीड। वेलोसिटी भी बोल सकते हैं आप, पर हम अभी सिंप्लिसिटी के लिए स्पीड बोलेंगे। चेंज इन स्पीड जनरली बढ़ना, इंक्रीज इन जनरल। ठीक है, और घटना को डिसेलरेशन बोलते हैं। अभी उसको छोड़ते हैं, अभी एक्सेलरेशन समझते हैं। चेंज इन स्पीड, अगर स्पीड बढ़े किसी ऑब्जेक्ट का तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है। वेरी सिंपल। जब आप एक्सेलरेटर का यूज़ करते हैं तो आपका स्पीड बढ़ता है। स्कूटी हो या बाइक हो, बहुत आसान सा चीज़ है। ठीक है, तो ये होता है एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट, चेंज इन स्पीड यानी वेलोसिटी का बढ़ना। अभी आता है मेजरमेंट। किसी फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है? मेजरमेंट होता है। उधर विदाउट मेजरमेंट यू कैन नॉट मेक एनी डिस्कशन। कॉन्सेप्ट दो हिस्सों में हर चीज़ को समझिएगा। देखिए, जैसे मैं करता हूँ, एक होता है एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझिएगा कि वो चीज़ है क्या। वहाँ पे आपको सेंस बनाना होगा दिमाग में कि वो चीज़ है क्या, कैसे आप उसको समझें। आप इमेजिनेशन यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा फिजिक्स में यही काम आता है, इमेजिनेशन। आप सोचिएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट हो गया कि चेंज स्पीड का बढ़ना। अभी उसका कैलकुलेशन क्या होगा, मैथमेटिकल पार्ट क्या होगा? ये होता है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्पीड। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्पीड को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। लिख लीजिए, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड, जैसे कि मैंने बताया, आप वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, सिर्फ एक वेक्टर होगा, एक स्केलर होगा। एक्चुअली ये वेलोसिटी है, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम वेलोसिटी कर देते हैं। इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अच्छा जी, तो ये हैं आप।
ठीक है, ओके ओके। देखिए, तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देखिए यहाँ पे दो चीज़ आपको एक वर्ड पे आपको फोकस करना है, रेट। रेट, जब भी हम रेट बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम टाइम का एक सेंस लाते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि आपने 4 घंटे में मान लीजिए 100 सम किया, आपने 100 सम अपने कंप्लीट की है। तो अगर आपने 100 सम किया है 4 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना किया है, 25 सम्स पर आवर, ऐसे बोलेंगे हम। इसको कैसे मेंशन करेंगे, 25 सम्स पर आवर। इससे एक रेट का सेंस आता है, टाइम से डिवाइड करने का सेंस आता है कि हर घंटे में या हर दिन में या हर साल में या हर महीने में कितना हुआ। तो रेट जब हम बोलते हैं, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी, ये वर्ड रेट ऑफ इंक्रीज, ये दो वर्ड पे आपको फोकस करना है। 1 सेकेंड में कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है। पहले तो हम क्या मेजर करेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी कितना है, फिर उसको टाइम से डिवाइड करेंगे। मान लीजिए कि पहले u स्पीड था यहाँ पे और वेलोसिटी बढ़ता गया और q पॉइंट पे उसका वेलोसिटी हो गया v, और ये डेल t टाइम में हुआ है। कितना टाइम में हुआ है, डेल t टाइम में, ठीक है। तो पहले तो हम ये डिटरमाइन करेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी कितना है, बदला कितना है, यानी इंक्रीज कितना हुआ है। फाइनली v हुआ, पहले u था तो कितना हुआ, v माइनस u। फिर हम लिखेंगे रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज या इंक्रीज लिख सकते हैं आप। तो जब भी रेट चेंज को हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, फिर से समझाते हैं। चेंज कितना हुआ, v माइनस u। फिर से बताते हैं, देखिए पहले p पे था तो वेलोसिटी था u, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ा है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ा है उसका वेलोसिटी एक जैसे बढ़ के q पॉइंट तक जब वो पहुंचा तो उसका वेलोसिटी हो गया v। और ये चेंज इन वेलोसिटी कितने टाइम में हुआ है, डेल t टाइम में हुआ है, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, v माइनस u, क्योंकि पहले u था बाद में v हुआ है तो कितना बढ़ा है, v माइनस u। और यही चेंज कितने टाइम में हुआ है, यही चेंज हुआ है डेल t टाइम में। तो हमारा रेट कितना होगा, जब हम बोलते हैं रेट ऑफ इंक्रीज, तो इंक्रीज कितना है, ये इतना इंक्रीज, देखिए इंक्रीज। और जब हम बोलेंगे रेट ऑफ इंक्रीज तो हम टाइम से डिवाइड कर देंगे कि 1 सेकेंड में कितना बढ़ा है, तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। अगर आप ये दो बातें समझ तो बहुत इजी है समझना, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और रिटार्डेशन क्या है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ, और डिसेलरेशन भी आप उसको बोल सकते हैं। रिटार्डेशन यानी रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अभी देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए। मान लीजिए कि जब t इक्वल टू 0 था, अच्छा t इक्वल टू 2 सेकेंड्स था मान लीजिए, तब उसका u था 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी t इक्वल टू 6 सेकेंड हो गया है, 4 सेकेंड बीत चुके हैं और उसका वेलोसिटी बढ़ के कितना हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड मान लीजिए, ठीक है। t इक्वल टू 2 सेकेंड्स जब था तब उसका वेलोसिटी था 8 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 6 सेकेंड जब हुआ तब उसका वेलोसिटी हुआ 20 मीटर पर सेकेंड। तो इंक्रीज इन वेलोसिटी कितना हुआ, कितना हुआ 20 माइनस 20 बाद में हुआ, पहले था 8, तो 20 से 8 घटा तो हुआ हमारा मीटर पर सेकंड बोलेंगे इसको, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ा है ना। वेलोसिटी कितना बढ़ा है, 12 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ा है। वेलोसिटी का चेंज यानी इंक्रीज हुआ है 12 मीटर पर 12 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी उसका इंक्रीज हुआ है। कितना सेकंड में इंक्रीज हुआ है,
टाइम कितना है, टाइम है हमारा डेल टी। अगर बोलें डेल टी मतलब चेंज, डेल टी का मतलब होता है अंतर, चेंज कितना हुआ है, 6 सेकंड से 2 सेकंड हम घटाएंगे तो 4 सेकंड बचेगा हमारा, यानी 4 सेकंड में इतना वेलोसिटी बढ़ा है। तो अगर हम फिर से यही बात को रिपीट करें कि रेट ऑफ इंक्रीज कितना है, इंक्रीज है आपका ये वाला, और रेट जब आप बोलेंगे रेट तो हमको इस 4 से डिवाइड करना होगा। रेट का कॉन्सेप्ट अगर हमको लाना है तो इस पे आपको जाना है। तो इंक्रीज कितना है 12, तो हमको एक्सेलरेशन अगर ए साइन इसको हम दें तो इंक्रीज इन वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड और ये 4 सेकेंड्स। ठीक है, एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, यहाँ पे सेकेंड फिर सेकेंड 2 बार सेकेंड आएगा, सेकेंड कटेगा नहीं क्योंकि ये सेकेंड तो नीचे आ जाएगा ना। तो ये हमारा होगा 3 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। क्यों, देखिए समझिए, हम बोलेंगे कि 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ा है 1 सेकेंड में, क्योंकि 12 से अब 4 को 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ा है, 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ा है पर सेकेंड, मतलब हर सेकेंड में इतना वेलोसिटी बढ़ा है। तो एक बार आप वेलोसिटी बोलने के लिए सेकेंड यूज कर रहे हैं और दूसरी बार जब आप सेकेंड बोल रहे हैं 3 मीटर पर सेकेंड इंक्रीजेस वेलोसिटी इन 1 सेकेंड, यानी 2 बार सेकेंड आ गया तो सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा। इसलिए एक्सेलरेशन के यूनिट में सेकेंड क्या आता है, 2 बार। एक बार वेलोसिटी कितना बढ़ा है और पर सेकेंड में बढ़ा है तो वेलोसिटी समझाने के लिए सेकेंड आएगा, और पर सेकेंड में बढ़ा है वो समझाने के लिए फिर से एक बार सेकेंड आएगा, तो सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा वो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, और डेफिनेशन में क्या आएगा, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, पहले था ये वाला एग्जाम्पल, आप होप समझ चुके हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए, बहुत सारा पढ़ लिया, अरे बाप रे बाप, पसीना छूट गया मेरा। अभी हम कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे। अभी एक टर्म आता है, लिख लीजिए, एवरेज वेलोसिटी। देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सवाल होता है इससे। आई होप आपको अच्छा लग रहा है। हाँ, अरे कुछ तो बोलो यार, बोलिए हाँ सर अच्छा लग रहा है, पढ़ाइए आप। ठीक है, आप बोलेंगे तो ही ना मज़ा आएगा। देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या है, पहले तो हम एवरेज समझते हैं। मान लीजिए कि आपका घर है होम और ये है आपका स्कूल, ये है होम और ये है आपका स्कूल। आपने 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से गए आप, और आप 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से लौटे, तो आपका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं, सर 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज वेलोसिटी को हम वी बार से अभी के लिए कीजिए, वी बार से डिनोट कीजिए, ये आएगा 50/2 यानी 25 km/h। ऐसे अमूमन ज़्यादातर बच्चे ऐसे करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ आपको क्या होता है। देखिए, जब हम बोलते हैं एवरेज तो हम क्या मानते हैं, मान लीजिए कि आपका आपका सब्जेक्ट है 8 और आपको 8 सब्जेक्ट में मिला है टोटल 600 मार्क्स टोटल।
तो आप ऑन एवरेज आपको कितना, आपका परसेंटेज कितना आएगा, आपका 75% आएगा। 75, तो आप क्या बताएंगे 75%, या फिर मान लीजिए 640 आया है तो टोटल, तो आप बोलेंगे कि 80% मार्क्स आया है मेरा। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ऑन एवरेज आपको हर सब्जेक्ट में कितना मिला है, 80 मिला है। हालांकि आपको हर सब्जेक्ट में 80 नहीं मिला है, किसी सब्जेक्ट में 80 से ज़्यादा, किसी सब्जेक्ट में 80 से कम मिला है, पर अगर एवरेज किया जाए तो वो 80 आएगा। इसका मतलब बनता है ये कि आपको अगर हर सब्जेक्ट में अलग अलग नहीं आके हर सब्जेक्ट में 80 आता तो आपका टोटल वही बनता जो आपका अब है। एवरेज का यही मतलब होता है। फिर से रिपीट करते हैं, आपका 8 सब्जेक्ट है और टोटल आपका 80% हुआ है मार्क्स बोर्ड्स में। मान लीजिए आपका तो ज़्यादा होगा, आप तो बहुत समझदार बच्चे हैं, पर मान लीजिए अभी के लिए मैं तो उतना समझदार नहीं हूँ, मेरा आया है 80%, ठीक है, और 80%। तो इसका मतलब बनता ही ये कि अगर हर एक सब्जेक्ट में मुझे अलग अलग नहीं आके 80 ही आता हर सब्जेक्ट में, तो मेरा टोटल वही बनता जो अभी हुआ है मेरा टोटल। तो टोटल को जब हम सब्जेक्ट नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड करते हैं तो एवरेज मार्क्स बन जाता है। एवरेज मार्क्स का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हम लिखें एवरेज मार्क्स तो टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, यही होता है एवरेज मार्क्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मान लीजिए 640 आया है आपका और 8 सब्जेक्ट है, तो टोटल क्या बन गया 80। इसका परसेंटेज में भी लिख सकते हैं 80%। तो फिर एवरेज वेलोसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ आपको। एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है ये कि मान लीजिए आपने एक ट्रैवल किया जहाँ पे आपका अलग अलग वेलोसिटी था, अलग अलग टाइम पर अलग अलग वेलोसिटी था। तो एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आपने अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी ना होके आपका एवरेज वेलोसिटी ही होता थ्रू आउट, मतलब आपका जर्नी पहले से लास्ट तक आपका वेलोसिटी ना बदल के एक ही वेलोसिटी रहता एवरेज वेलोसिटी, तो आपको पहले विजिट में जितना टाइम लगा है अभी उतना ही लगता। फिर से समझाते हैं, मान लीजिए कि आप एक जर्नी लेते हैं, आप जर्नी में अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटीज़ होता है आपका, और आप एक टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, आपका एक टोटल टाइम भी लगता है। तो एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट का मतलब होता है ये कि आप अगर अलग अलग वेलोसिटी ना लेके एक ही कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर जाते, जो कि एवरेज वेलोसिटी होता, जो एवरेज वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से आप अगर जाते तो पहले आपको जितना टाइम लगा है वो डिस्टेंस ट्रैवल करने में अब भी उतना ही टाइम लगता। यही होता है एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी कि अभी ये एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल को सुनिए ध्यान से। आप घर से आपका जो जगह स्कूल का डिस्टेंस है मान लीजिए कि 60 किलोमीटर, सपोज कीजिए आपका स्कूल तो पास ही होगा, आई होप इतना दूर नहीं होगा। तो पहले टाइम कितना लगा, जाते टाइम लगा 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड में आप गए तो आपका लगा 3 आवर, और आते टाइम कितना लगा आपका 60 डिवाइडेड बाई 20 2 आवर, तो आपका टोटल टाइम कितना लगा, आपका 2 + 3 3 + 2 आपका 5 आवर लगा। ठीक है, ओके। अगर आप एवरेज वेलोसिटी से ही जाते और उसी वेलोसिटी लेके वापस आते, 20 और 30 में नहीं जाते, एवरेज वेलोसिटी लेके जाते और एवरेज वेलोसिटी लेके वापस आते, तो भी आपको 5 आवर ही लगता। यही है एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अब पहले वाले एग्जाम्पल में क्या गलत था वो मैं बताता हूँ। पहले वाले जो सोल्यूशन था जो अक्सर लोग करते हैं, पहले वाले में क्या करते हैं 20 + 30, इससे गया और इससे आया तो 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2 25 km/h कर देते हैं। अभी मान के चलिए कि 25 km/h स्पीड में आप गए और वापस आए, तो पहले टोटल कितना होगा 60 + 60 यानी 120 किलोमीटर। तो टोटल टाइम कितना आपका लगता 120 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 25। अगर आप जाते
और वापस आते, यानी 60 और 60, टोटल 120 किलोमीटर। और एवरेज स्पीड आपने कितना निकाला अभी, जो गलत है, जो प्रोसेस 25, उसमें आपका कितना टाइम लगता, उसमें आपका लगता 4.8 आवर्स। जबकि ओरिजिनली आपका 20 सब से जब आप गए और 30 से वापस आए तो आपका लगा है टोटल 5 आवर। अगर आप ऐसे एवरेज वेलोसिटी निकालने का कॉन्सेप्ट बनाया तो उस हिसाब से आपको लगेगा 4.8 आवर, जो कि इससे मैच नहीं करता है, जो कि इससे मैच नहीं करता है। तो आपका जो ये एवरेज वेलोसिटी, इसका मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्या है, गलत कॉन्सेप्ट है। ऐसे एवरेज वेलोसिटी हम नहीं निकालते हैं। तो फिर असली कॉन्सेप्ट क्या है सर, वो तो बताइए, ऐसे कैसे चलेगा? अगर नहीं बताऊं तो ठीक है, बता देते, चलिए अपना जोर देते हैं तो बताना ही पड़ेगा ना। आप इतना जोर देंगे तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है, बता देते, चलिए। देखिए, एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है टोटल डिस्टेंस कितना हुआ और उसमें कितना डिस्टेंस कितना है, और उस टोटल डिस्टेंस को जाने में टोटल कितना टाइम लगा है। फिर से रिपीट करता हूं मैं, देखिए, एवरेज वेलोसिटी, कोई भी जर्नी हो, कोई भी, उसमें एक टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ हो तो उसका एक टोटल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है कि पहले से लेके लास्ट तक टोटल कितना जर्नी है, टोटल डिस्टेंस क्या है, वो हम माइंड में रखेंगे। और जर्नी को कंप्लीट करने में टोटल कितना टाइम लगा, कैसे भी गया हो, बीच में ज़्यादा फिर कम, फिर ज़्यादा फिर कम, या फिर एक ही वेलोसिटी में कोई गया हो, वो मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब हमारा नहीं है। हमको सिर्फ इतना मतलब है कि टोटल कितना टाइम लगा है और टोटल डिस्टेंस कितना है। तो टोटल डिस्टेंस को जब हम टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा, क्योंकि हमने टाइम को तो फिक्स रखा है ना, टोटल वही टाइम रखा है, वही डिस्टेंस रखा है। इससे क्या होगा, डिस्टेंस भी नहीं बदलेगा और टाइम भी नहीं बदलेगा। अगर आप इससे जो निकल के आएगा, उस वेलोसिटीज में कोई जाए तो उसको वही टाइम लगेगा जो पहले लगा था। जबकि पहले अलग अलग वेलोसिटी था पूरा जर्नी में, पहले से लास्ट तक, अभी एक ही वेलोसिटी है, अभी वेलोसिटी बदलेगा नहीं, उसका जो एवरेज वेलोसिटी है उसी में जाएगा। तो उससे पहले जो टाइम लगा था अलग अलग वेलोसिटी में, अभी भी वही टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम को हमने कांस्टेंट कर दिया है ना, उसी टाइम से तो हम डिवाइड कर रहे हैं और उसी डिस्टेंस को कर रहे हैं, इसलिए टाइम भी फिक्स्ड है, डिस्टेंस भी फिक्स है। यानी जर्नी पहले भी जितना टाइम का अभी भी उतना टाइम का, पहले जर्नी जितना डिस्टेंस का अभी भी उतना डिस्टेंस का, सिर्फ इतना फ़र्क है कि पहले अलग अलग डिस्टेंस था, अभी अलग अलग स्पीड था, अभी हम एक ही स्पीड में उसको रखेंगे। तो ये है एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, याद रखना बच्चों, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अभी देखिए, एक एग्जांपल देते हैं। ये आपका, अगर यहाँ पे दो केस होता है, केस 1 केस 2। देखिए, पहले केस 1 लेते हैं। केस 1 में क्या बताया गया है, केस 1 आप लिख दीजिएगा। केस 1 में दो पोजीशन, मान लीजिए कि पूरा जर्नी को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, दो इक्वल डिस्टेंस में, ए बी सी, ठीक है। ये डिस्टेंस है x और ये भी x है, मान लीजिए ये इक्वल डिस्टेंस है। पहला जो हाफ है वो v1 वेलोसिटी में चला कोई, और जो नेक्स्ट हाफ है वो v2 वेलोसिटी में चला, यानी आधा आधा वेलोसिटी, आधा आधा डिस्टेंस, जर्नी का आधा आधा हिस्सा अलग अलग स्पीड में गया है कोई, यानी डिस्टेंस सेम है। v1 स्पीड या v1 वेलोसिटी का जो डिस्टेंस है और v2 वेलोसिटी का जो डिस्टेंस वो सेम है, यानी डिस्टेंस सेम। तो क्या होगा, हम इसको कैसे एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, पहले हम टोटल टाइम निकालेंगे। फिर से वही कॉन्सेप्ट, v एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, ठीक है। ओके, टोटल डिस्टेंस तो हमारा x प्लस एक्स 2x है। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, 2x,
और हमारा टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम तो निकालना होगा। पहले जो हाफ था उसका t1 उसको अगर मान के चलें तो कितना होगा, x/v1। पहला जो हाफ है वो x डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना स्पीड में, v1, तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। फिर सेकेंड हाफ का अगर t2 टाइम लगा हो तो कितना टाइम होगा, वो x/v2। टोटल टाइम कितना होगा, t1 प्लस t2 इक्वल टू x/v1 प्लस x/v2। ठीक है, अभी हम अगर निकालें एवरेज वेलोसिटी तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है 2x, ये आ जाएगा यहाँ पे 2x। और टोटल टाइम कितना है, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये है टोटल टाइम हमारा, ये आ जाएगा यहाँ पे। x/v1 प्लस x/v2। ठीक है, यहाँ से देखिए 2x ऊपर x कॉमन जाएगा और इसको हम एलसीएम कर दें तो v1 v2 बन जाता है, और यहाँ v2 यहाँ पे v1, और ये x कट जाता है और ये ऊपर चल जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। ये आपका हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, ऊपर v1 v2 ऐसे था, फिर से एक बार लिख देते हैं, x1 v1 v2 बाई v1 v2, ये x कट जाएगा तो हो जाएगा आपका v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ये हो जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला केस 1 में, अगर डिस्टेंस आपका सेम रहे। ठीक है, आपका अगर डिस्टेंस सेम रहे तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। बहुत सारा है, आप ध्यान से देखिएगा, पहले से तो समझ में आ जाएगा। एक बार रिपीट कर देते हैं केस 1 को। केस 1 में क्या है, पूरा जर्नी को हम दो हिस्सों में बांटे हैं, टाइम के हिसाब से नहीं, डिस्टेंस के हिसाब से। दो इक्वल डिस्टेंस में हमने इसको क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया है। पहला जो आधा हिस्सा है वो v1 स्पीड में था और दूसरा जो आधा हिस्सा है वो v2 स्पीड में था। अभी हमको निकालना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या है। एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, टोटल डिस्टेंस हम निकालेंगे, फिर टोटल टाइम निकालेंगे, फिर टोटल डिस्टेंस को हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखिए टोटल डिस्टेंस क्या है, x प्लस x 2x, और टोटल टाइम क्या है, पहले आपका टाइम कितना होगा, डिस्टेंस x और वेलोसिटी v1, तो टाइम कितना होगा x/v1, और दूसरा हाफ है x डिस्टेंस और वेलोसिटी है v2, तो x/v2। अभी टोटल टाइम कितना होगा, t1 प्लस t2, पहले हाफ का टाइम दूसरे हाफ का टाइम मिला के ये एवरेज वेलोसिटी कितना क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 2x और टोटल टाइम है ये वाला, तो ये सारा करके आया ये फार्मूला बॉक्स करके आप लिख के रखिएगा, क्योंकि यही फार्मूला आपको हेल्प करेगा करने में। याद रखना है कि अगर डिस्टेंस सेम हो दो वेलोसिटी का, ठीक है, तो ये फार्मूला अप्लाई करना है। और केस 2 में हमारा क्या आ जाएगा, केस 2 में हमारा आएगा टाइम सेम। केस 2 में हमारा आएगा टाइम सेम है। मान लीजिए ए बी सी, ए से बी तक v1 स्पीड में जाता है और टाइम होता है इसका t, और b से c तक v2 वेलोसिटी में ट्रेवल करता है, उसका भी टाइम होता है t। यानी जर्नी को हम दो हिस्सों में बांट रहे हैं, लेकिन टाइम के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से नहीं। जो जर्नी का जो टोटल टाइम है उसका आधा हिस्सा एक वेलोसिटी में गया v1 और बाकी आधा हिस्सा गया v2 वेलोसिटी में। ठीक है, मान लीजिए कि 3 घंटे का ट्रैवल था, तो पहला 1.5 घंटा था v1 वेलोसिटी में, दूसरा 1.5 घंटा था v2 वेलोसिटी में। यानी पूरा जर्नी का जो पूरा टाइम है उसको आधा आधा बांटे, और आधा टाइम में एक वेलोसिटी, बाकी आधा टाइम में अलग वेलोसिटी। यानी जो दो वेलोसिटीज़ हैं उसका डिस्टेंस सेम नहीं है, उसका टाइम सेम है। अभी तो हमको टोटल डिस्टेंस कितना होगा पहले निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस होगा हमारा v1 इंटू टी,
पहला डिस्टेंस प्लस v2 इंटू टी। v1 स्पीड t1 टाइम ड्यूरेशन तक था और v2 स्पीड भी t टाइम ड्यूरेशन तक था। तो टोटल डिस्टेंस कितना बन गया हमारा v1 प्लस t इंटू टी, कॉमन चल जाएगा क्योंकि टाइम दोनों का सेम है। अभी टोटल टाइम कितना है बताइए। टोटल टाइम है t प्लस टी इक्वल टू 2t। ठीक है, तो हमारा एवरेज वेलोसिटी कितना बनेगा बोलिए अच्छे बच्चे, बोल दो बेटा, झट से बोलो, इतना देर मत करो। टोटल डिस्टेंस है एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट कीजिए। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है t इंटू v1 प्लस v2 2t, टोटल टाइम होता है 2t। ठीक है, तो t कट जाएगा। यहाँ पे देखिए वो वाला इक्वेशन आया है जहाँ पे आपने गलती की। अरे क्या बता रहे हैं सर, मैंने कब गलती की? अच्छा ठीक है, मैंने गलती किया था, ये गलती यही था ना गलती, आपने गलती की थी मैंने नहीं। ओके ठीक है, चलिए मैंने ही की थी, कोई बात नहीं। एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होगा v1 प्लस v2 बाई 2 जब टाइम सेम होगा। फिर से एक बार एग्जांपल रिपीट कर देते हैं पहले से। कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन का जर्नी है, पहले से लेकर लास्ट तक जो टाइम उसको लगा उस टाइम को हम आधा हिस्सा आधा दो हिस्से में बांट रहे हैं। पहला जो आधा हिस्सा था टाइम का, उस टाइम में उसका वेलोसिटी था v1 और दूसरा जो आधा हिस्सा है उस टाइम में उसका वेलोसिटी था v2। अभी हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो पहला टोटल डिस्टेंस अभी निकालेंगे, फिर टोटल टाइम निकालेंगे। पहले टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। पहला जो टाइम का आधा हिस्सा है, टाइम का आधा हिस्सा जर्नी का, उस आधा हिस्से में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, v1 स्पीड था, t टाइम था, v1 t। दूसरा जो आधा हिस्सा उसका टाइम कितना था, t और v2, तो डिस्टेंस कितना हुआ v2 t। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, t इंटू दोनों को जोड़ देंगे, टोटल डिस्टेंस बन गया हमारा। टोटल टाइम कितना बनेगा, पहला आधा हिस्सा t और दूसरा आधा हिस्सा t, तो t प्लस t 2t। तो एवरेज वेलोसिटी कितना बनेगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ये और टोटल टाइम ये डिवाइड कर दिए, आ जाएगा ये। ओके चलिए, तो आशा करता हूँ आपको एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। आप सम कीजिएगा, विदाउट प्रैक्टिस आप इस चैप्टर का कुछ भी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है वही इसका जान है। क्योंकि ये कैलकुलेशन ही तो है, थ्योरी कितना समझेंगे, इसमें कुछ है ही नहीं, 2-4 टर्म है, उसको आप ऐसे ही समझ जाएंगे। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, पर आपको सम्स करना है बहुत सारा। अभी तो सम कुछ भी नहीं आया है, अभी इक्वेशन आएंगे। वो जो इक्वेशन वाला चैप्टर होगा वो मैं अगले वीडियो में कर दूंगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन रहेगा। फिर न्यूमेरिकल का भी एक वीडियो होगा और एक ग्राफ का भी वीडियो होगा, तो आप फॉलो करते रहिएगा। ठीक है, आज सिर्फ कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है, ओके, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बाकी है, करा देता हूँ मैं अभी। अभी एक और टर्म है जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस बहुत बड़ा टर्म है, बाप रे सर कैसे बताएंगे, कैसे सीखेंगे इतना डिफिकल्ट चीज़, इतना बड़ा चीज़ तो पहले कभी नहीं सीखा। अरे कोई बात नहीं, सीख लेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड पहले तो ये, या फिर वेलोसिटी, कुछ भी बोलिए आप। मान लीजिए कि एक फुटबॉल प्लेयर है, उसका ऐसे 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 जर्नी होता है, क्योंकि उसका एक फुटबॉल प्लेयर मान लीजिए, एक फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है। तो उसका जो जर्नी होता है, उसका जो मूवमेंट होता है, वो एकदम से मतलब रैंडम होता है। उसका कोई रूल नहीं होता है कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी है या फिर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है या फिर कांस्टेंट डायरेक्शन है, ऐसा नहीं होता है। एकदम से रैंडम, जब जिस तरफ
बॉल जाएगा या फिर वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम इस ऐसे सारे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते कि उसका एक वेलोसिटी डिफाइन कर दें, कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते कि अभी करेंगे वेलोसिटी की उसका इतना वेलोसिटी इतना है, अभी बदल जाएगा, डायरेक्शन भी बदल जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में एक टर्म हम डिफाइन करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी एक छोटे से इंस्टेंट्स में सिर्फ उस टाइम पॉइंट में कोई भी एक टाइम पॉइंट चूज करते हैं, कोई भी एक मोमेंट चूज करते हैं और उस मोमेंट पे सिर्फ उसी दौरान, बहुत छोटा टाइम दौरान उसका वेलोसिटी जो होता है उसको हम बोलते हैं उस मोमेंट पे उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर से रिपीट करते हैं। मान लीजिए कि टाइम है, पूरा टाइम का स्पैन, एक टाइम पॉइंट आप चूज करते हैं t = 5 सेकेंड मान लीजिए, यानी 5th सेकेंड पे उसका उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ उसी टाइम पे, उसके आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, जो वेलोसिटी होगा उसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसका, यानी सिर्फ उसी मोमेंट पे वेलोसिटी। ये हो सकता है कि अगले मोमेंट पे उसका वेलोसिटी बदल जाए या फिर उसके पहले मोमेंट पे उसका अलग वेलोसिटी था। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी सिर्फ और सिर्फ वही मोमेंट पे वेलोसिटी। मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट P पॉइंट जब वो क्रॉस कर रहा था, यानी ये जगह या फिर ये टाइम भी बोल सकते हैं आप। अच्छा, P पॉइंट, ये पॉइंट मान लीजिए, तो इस पॉइंट के आसपास जो छोटा सा एक डिस्टेंस मान लीजिए, डेल x डिस्टेंस है मान लीजिए, जब ये P पॉइंट पे था तो एक डिस्टेंस है डेल x छोटा, उससे थोड़ा आगे थोड़ा बाद में, ये जो डिस्टेंस है ये डेल x डिस्टेंस बहुत छोटा है, टेंस टू 0 है, यानी 0 के बहुत करीब है। और ये डिस्टेंस उसने बहुत छोटा सा एक टाइम में ट्रैवल किया है, ये भी टेंस टू 0 है। टेंस टू 0 का क्या मतलब होता है, यानी 0 के करीब, बहुत 0 के नज़दीक है, बहुत छोटा है, एकदम छोटा सा बच्चा, छोटा सा। ओके, तो वेलोसिटी भी छोटा सा होगा? नहीं, वेलोसिटी छोटा सा नहीं होगा क्योंकि दोनों छोटा है। और रेशियो जब करेंगे तो छोटा छोटा कट जाएगा, छोटा नहीं रहेगा भैया, बड़ा हो जाएगा। ओके, तो चलिए हाँ, तो क्या हमने एक पॉइंट चूज किया P, उस पॉइंट पे छोटा सा एक डिस्टेंस लेंगे, बहुत छोटा सा, जो छोटा सा डिस्टेंस उस प्लेयर ने dt टाइम में कवर किया है, और डेल x भी टेंस टू 0 है, ये dt टेंस टू 0, दोनों टेंस टू 0 है, ये बहुत छोटा है, ये भी बहुत छोटा है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा उसका, वो छोटा सा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय छोटा सा टाइम, छोटा सा डिस्टेंस छोटा सा टाइम, बस खत्म। इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। कुछ भी नहीं है, वेलोसिटी ही है, स्पीड ही है, पर एक छोटा सा मोमेंट पे हम उसको किसी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर कंसीडर करें इस मोमेंट पे, तो उस मोमेंट पे जो उसका वेलोसिटी होगा उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। उसको कैसे मेजर करेंगे, उसको मेजर करेंगे उस पॉइंट पे, छोटा सा एक टाइम का स्पैन लेंगे और उस टाइम स्पैन में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको निकालेंगे, उसको उससे डिवाइड करेंगे तो हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक उसी तरीके से इंस्टेंटेनियस स्पीड भी मिल जाएगा, सेम चीज़ है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी वही होगा, उस मोमेंट पे वेलोसिटी का इंक्रीज कितना हुआ है, छोटा सा इंक्रीज होगा, उस मोमेंट पे, जिस मोमेंट का बात आप कर रहे हैं उस मोमेंट पे एक्सेलरेशन कितना था, उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और सिर्फ एक्सेलरेशन बात एक ही है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यानी सिर्फ एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जब हम उसको कंसीडर करेंगे तब का बात, ठीक है। ओके, अब आता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये सारी चीज़ें बहुत ईजी है। मान लीजिए कि आपको बताया गया कि एक पार्टिकल का स्पीड यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो आपको मान के चलना है कि यूनिफॉर्म यानी एक जैसा, जैसे यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, तो यूनिफॉर्म एक जैसा होता है। यूनिफॉर्म वर्ड तो वहीं से आया है ना, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि एक जैसा, ना बदलाव ना होना। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी उसका वेलोसिटी नहीं बदलेगा, एक जैसा रहेगा। यानी कोई अगर पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन या कोई व्हीकल एक ही स्पीड पे चले, सेम स्पीड पे, कांस्टेंट स्पीड पे, ना बदले, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक जैसा, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी वही होगा। किसी एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन अगर एक जैसा बढ़े कॉन्स्टेंटली, उसका इंक्रीज होने का रेट
एक जैसा हो, हर सेकंड में उसका एक्सेलरेशन एक जैसा ही बढ़ता है, सेम बढ़ता है, तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये टर्म मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लीजिए, बहुत इजी टर्म है, बुक पे पढ़ेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, बहुत इजी है, बहुत ही ईजी है भैया, मेरे साथ चलोगे तो ईजी बन जाएगा। जुड़े रहो भैया, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो ना मज़ा आएगा पढ़ने में। दोस्तों को भी दिखाओ, अच्छा लगे तो कमेंट भी करो, बुरा लगे तो भी कमेंट करो, पता तो चले क्या बुरा लगा। आप कमेंट करेंगे, आप जुड़े रहेंगे, आप बताएंगे मुझे, तो मैं उसी हिसाब से बनाऊंगा। अगर बहुत थोड़ा मैं फ़ास्ट पढ़ाता हूँ, अगर आपको लगता है कि फ़ास्ट है तो आप कमेंट करके बताइए कि सर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो फिर मैं धीरे धीरे करके पढ़ाऊँगा, एकदम धीरे धीरे लिखूँगा, ठीक है। तो 1 घंटा एक दिन में एक वीडियो बन जाएगा, बहुत कम है, 2 दिन लगना चाहिए था सर, ठीक है कोई बात नहीं। ओके, उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिएगा, आजकल तो टेक्नोलॉजी है। ओके चलिए, तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, रिक्वेस्ट है मेरा। इतना मेहनत कर रहा हूँ, देख तो रहे हैं, पूरा पसीना छूट गया मेरा आज करते करते। ओके, ये सारी बातें तो चलती रहेंगी, पर आप पढ़िए ध्यान से, बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके मुझे बताइए। अगले वीडियो पे मैं इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है इक्वेशन करूँगा, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स होगा, और उसके बाद ग्राफ होगा। ये तीन वीडियो अभी आने वाला है, एक के बाद एक, टोटल 4 वीडियोज़ में ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। हर क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो, आप टर्म्स को नहीं समझेंगे तो उसका एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आएगा आपका इक्वेशन का चैप्टर का वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगा। ओके, टाटा।